हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे सीडीपी पैडागोजी के। ठीक है, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में हेल्प करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है ये पेपर 2 के हैं। तो नॉर्मल सी बात है कि पेपर 1 में आपके हेल्प करेंगे, क्योंकि सीडीपी जो है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की सेम है। और पेपर 2 में थोड़ा सा आपको हाई लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको ये 3 बजे क्लास मिलती है, जहाँ पर हम लोग पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पर आपको ऑल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करवाई जाती है। वहीं पर 5 बजे जो आपको क्लास मिलती है, उसमें हम लोग जो है सोशल साइंस पेपर 2 के लिए पीवाईक्यू की क्लासेस आपको मिल रही हैं, तो आप लोग उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए फिर आगे के जो क्वेश्चन रह गए थे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपने इसके पहले की क्लास देख ली होगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर आज की जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बाकी आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि संडे को मैं लाइव आने वाली हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। तो आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं शाम जो है 4:50 पे, यानी कि 5 बजे के पहले ही मैं आ जाऊँगी। आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइएगा। कोई भी क्वेरी है सीटेट को लेकर, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है प्रिपरेशन को लेकर, कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे तैयारी करनी है, वो आप वहाँ पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो इसी संडे को हम लोग मिलने वाले हैं लाइव। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइएगा 20 अक्टूबर को, ठीक है, यानी जो कल संडे है। चलिए फिर आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें कहा ये गया है कि विद्यार्थियों को उनकी जो है अभिरुचि, ज़रूरतों व जो है परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर जो है उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है, ये जो है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है समावेशन है, यानी इंक्लूसिव हो जाएगा। नामनीकरण व पृथक्करण है, या फिर प्रतिस्पर्धा है, या फिर बहिष्करण है। तो बात यहाँ पर जो हुई है अभिरुचि, यानी बच्चे की रुचियाँ, बच्चे का इंटरेस्ट। अगर आप उसकी रुचियों और उसका इंटरेस्ट ध्यान में दे रहे हो कि एटलीस्ट बच्चे को किस में इंटरेस्ट आ रहा है और उसकी ज़रूरतें क्या है, उसकी नीड क्या है, ये आप ध्यान दे रहे हो। और वो कौन से परिवेश से आया हुआ, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा है, वो कौन से इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है, इन सभी बातों को अगर आप ध्यान दे रहे हो, फिर उसकी लर्निंग करवा रहे हो, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना, यानी कि आप ऑप्शन भी दे रहे हो। ये नहीं आप सभी के लिए एक जैसा रूल फॉलो कर रहे हो। बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का है, मान के चलिए उसकी मदर टंग हिंदी है, वो जो ऐसे बैकग्राउंड से है जहाँ पर हिंदी का प्रयोग ज़्यादा किया जा रहा है, और आप इंग्लिश कह रहे हो कि क्लासरूम में आप इंग्लिश में खुद को जो है अभिव्यक्त करो, खुद के बारे में बताओ, तो बच्चा चीज़ों को नहीं कनेक्ट कर सकता, वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो बच्चे की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही जो उसका इंटरेस्ट है, क्योंकि बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा, मान आप तो उसको डॉक्टर बनाने के चक्कर में हो, साइंस में इंटरेस्ट दिला रहे हो, लेकिन उसको डांसिंग में इंटरेस्ट है। तो इसीलिए बच्चे का रुचि किस में, बच्चे का इंटरेस्ट किस में आ रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या रहा है, बच्चा किस इन्वायरमेंट से है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप जो है विकल्प रूप से, यानी जो भी बच्चा चाहता है वो कर सकता है, वैसे अपनी लर्निंग को बेटर कर सकता है। तो ये जो है आप विकल्प के रूप में देते हुए जो है बच्चे का ध्यान दे रहे हो, तो आप कौन से सिद्धांत का पालन कर रहे हो, ये यहाँ पर पूछा है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर नामनीकरण और पृथक्करण करोगे तो आप बच्चे को लेबल कर रहे हो, जो कि आपको नहीं करना है। प्रतिस्पर्धा भी क्लासरूम में नहीं करवानी है, ठीक है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से कंपटीशन ही करते रहे। बहिष्करण भी आपको नहीं करना है, क्योंकि बच्चे को आप अलग थलग नहीं करोगे कि आपका बैकग्राउंड खराब है, आप पिछड़े बैकग्राउंड से आए हुए हो, आपकी लैंग्वेज नहीं अच्छी है, या फिर आपकी नीड बहुत खराब है। ऐसा आप नहीं करोगे, बच्चे को किसी भी प्रकार से आप बहिष्करण नहीं करोगे। आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, समावेशन आंसर आपका सही होगा, क्योंकि आप बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी ज़रूरतें, उसका बैकग्राउंड, उसकी नीड सबको ध्यान में रखते हुए बच्चे की लर्निंग में हेल्प कर रहे हो, तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो समावेशन हो जाएगा। आंसर यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है 17। 17 में बात कही गई है कि निम्न में से क्या कक्षा कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो है वो निगेटिव पूछा है, यानी कि बढ़ावा नहीं देगा। सांस्कृतिक संवेदनशीलता यानी कि जिस इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, वहाँ का बैकग्राउंड, वहाँ के तौर तरीके जो हैं, ठीक है, उसको बढ़ावा नहीं देगा, ये जो है आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल जो है गतिविधियों का आयोजन करना, या फिर जो है विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना, या फिर
केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहार मनाना, या फिर हर विद्यार्थी की विभिन्न पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। तो अगर आप सभी बच्चे की जो विभिन्न पृष्ठभूमि है, जो भी उनकी संस्कृत रही है, जो भी उनका कल्चर रहा, आप उसको सम्मान दे रहे हो, आप उसको स्वीकार कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है? ये आपका पॉजिटिव है। विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना, ये भी बात सही है, क्योंकि सभी की जो संस्कृति, जो भी बच्चे की सांस्कृत रही है, आप उसके अनुकूल एक्टिविटी करा रहे हो, ये भी बेस्ट है। सबके अनुभव को आप साझा कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो, उसको अप्रिसिएट कर रहे हो, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन जो है संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देगा, यानी आप इग्नोर कर रहे हो। तो आंसर आपका फर्स्ट जो है थर्ड ऑप्शन होगा, केवल प्रभावी संस्कृति के त्योहारों को मनाना। अब प्रभावी यानी कि जो बच्चे रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर जो त्योहार आपको पसंद है, ठीक है, उसको आप एप्रिसिएट कर रहे हो, उसको आप मना रहे हो। बाकी जो बच्चे हैं या फिर बाकी जो त्योहार है, आप उनको नकार रहे हो, आप उनको एप्रिसिएट नहीं कर रहे हो, उन पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तो इसीलिए क्या है, पक्षपात करो, पक्षपात क्लासरूम में नहीं करना है। तो यही जो है बढ़ावा नहीं दे रहा है। आंसर आपका जो है थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो सिंपल सा जो लॉजिक है कि निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा, तो केवल आपका निगेटिव वर्ड है, यानी किसी भी एक पक्ष पे आप फोकस नहीं कर सकते। तो केवल जहां पर भी आ गया क्या है, निगेटिव हो गया। तो ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 18 पे। अगला क्वेश्चन है 18, जिसमें कहा गया है कि पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो डैश डैश से जूझ रहे हैं। यानी कि पाठ पढ़ने में और जो लॉन्ग जो आंसर होते हैं या फिर जो अंश होते हैं, लंबे अंश, उनको समझने में विद्यार्थी को कठिनाई अनुभव हो रही है, वो नहीं अच्छे से पढ़ पा रहा है। तो बच्चे में कौन सी जो है डिसेबिलिटी है, ये आपको बताना है। तो गुणज वैफल्य है, या फिर पठन वैफल्य होगा, या फिर जो है श्रवण बाधिता होगा, या फिर जो है लेखन वैफल्य होगा। तो देखिए, लेखन वैफल्य नहीं होगा क्योंकि ये डिस्ग्राफिया है। श्रवण बाधिता भी नहीं होगा क्योंकि जो सुनने से प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हो रही है। गुणज वैफल्य भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर गणित संबंधी कोई भी विकार नहीं है कि बच्चा काउंटिंग नहीं कर पा रहा या फिर वन टूस को नहीं आ रहे। यहाँ पर पठन वैफल्य है, यानी कि डिसलेक्सिया है, डिस्कलकुलिया बच्चे में नहीं है क्योंकि उसको पढ़ने में समस्या हो रही है। आंसर जो होगा वो 2 ऑप्शन सही होगा, यानी पठन वैफल्य होगा, यानी कि डिसलेक्सिया है बच्चे में। आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी जो है शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। यानी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कौन सा इसमें ऑप्शन जो है उपयुक्त नहीं है, ये आपको बताना है। तो श्रव्य किताबें, मुद्रित किताबें, अब जो है उपशीर्षक वाले वीडियो, या फिर त्रियामी चार्ट और मानचित्र। तो श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी जो शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि श्रव्य किताबें नहीं होंगी, क्योंकि उसको क्या है, ऑलरेडी समस्या है। और आप जो है बोलने वाली अगर जो है श्रव्य किताबें ले रहे हो तो उसको प्रॉब्लम होगी क्योंकि सामग्री उपयुक्त उसके लिए नहीं है। बाकी उसको देखने में प्रॉब्लम नहीं है तो मुद्रित किताबें पढ़ सकता है, उपशीर्षक वाले वीडियो ये देख सकता है। बाकी त्रियामी चार्ट और मानचित्र का भी वो प्रयोग कर सकता है क्योंकि उसको देखने में प्रॉब्लम नहीं है। आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 20 पे। अगला है 20, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। यानी कि अगर आप ये जानना चाहते हो कि क्लासरूम में कौन बच्चा क्रिएटिव है, तो आप कैसे क्वेश्चन करोगे जिससे आपको ये पता चल जाए कि यस, क्लासरूम में ये बच्चा जो है क्रिएटिव है। अब क्रिएटिव बच्चा कैसा होता है कि क्रिएट यानी जिसमें क्रिटिकल थिंकिंग होगी, वो क्रिएटिव बनेगा, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करेगा, उसके दिमाग में हर चीज़ें कुछ नए तरीके से प्रेजेंट करने की जो थिंकिंग है उसके दिमाग में चल रही होगी, ठीक है। और हर चीज़ को बहुत अच्छे से जो है डील करेगा, बोरियत महसूस नहीं करेगा। बाकी उसको इंटरेस्ट आ रहा होगा, कुछ वो बेटर करने की कोशिश कर रहा होगा, वो एक्टिविटी प्लान कर रहा होगा, ठीक है। तो हर जो क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे में होती है वो क्या है, क्रिएटिव हो सकता है। लेकिन हर क्रिएटिव जो होगा वो क्रिटिकल थिंकिंग उसमें ज़रूरी नहीं कि डेवलप ही हो, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, तो रिक्त स्थानों में जो है कोई बच्चा तर्क वितर्क नहीं करेगा, उसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, ठीक है। सही मिलान वाले प्रश्न ये भी नहीं होगा क्योंकि अगर उसको आ रहे हैं तो वो मैच कर देगा, नहीं आ रहे तो नहीं कर सकता। अब इसमें वो कोई सोच समझ, अगर वो तर्क कर रहा है तो क्या वो ऑप्शन निकाल लेगा, जी नहीं। सही और गलत उत्तर विकल्प वाले प्रश्न ये भी नहीं होगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन खुले जवाब वाले, यानी कि
ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए, डाइवर्जन थिंकिंग होनी चाहिए, ना कि कन्वर्जन थिंकिंग। डाइवर्जन थिंकिंग जो होती है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाती है, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है जिसका एक आंसर नहीं होगा, ठीक है, यानी जिसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, जिसका पर्टिकुलर एक ही आंसर नहीं होगा। सपोज दैट जैसे आपको कोई प्रोजेक्ट दे दिया गया कि हाँ अपने जो है आप इलाके के बारे में लिख कर लाइए कि क्या समस्या है, जल की समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, जो इतना पोल्यूशन हो रहा है इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि हो गई इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होगा, अगर आप 5 बच्चों से पूछ रहे हो कि पानी की समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं, अब इसमें 5 बच्चे जो होंगे वो 5 प्रकार का आपको आंसर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर वहीं आप पूछ रहे हो कि भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, या फिर जो है इस बुक के राइटर कौन है, तो वो क्या है, एक सिंपल है, उसका एक ही आंसर होगा, चाहे आप 5 बच्चों से पूछिए चाहे 50 बच्चों से पूछिए, आंसर उसका सेम निकलने वाला है। लेकिन अगर आप ऐसे क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन कर रहे हो और क्लोज यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन कर रहे हो, ऐसे में क्या होगा, अगर आप 5 बच्चों से पूछ रहे हो तो 5 प्रकार का आंसर आएगा, 50 बच्चों से पूछ रहे हो तो 50 प्रकार की वो थिंकिंग देंगे, यानी इसका जो है पर्टिकुलर एक आंसर नहीं होगा, हर बच्चे का अलग अलग आंसर जो है आएगा। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। 21 की बात कही गई है कि यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, आप उसको अप्रिशिएट करोगे या फिर उसको जो है नकार दोगे। जो अनुभव यानी जो बच्चे की मदर टंग है, जो उसका अनुभव है, क्योंकि बच्चा स्कूल आया है तो वो खाली प्लेट नहीं है आज की डेट में, ठीक है। ये बहुत टाइम पहले मानते थे कि बच्चा कोरी स्लेट है, खाली प्लेट है जिसको टीचर भर देते हैं, बट आज की डेट में ऐसा नहीं है, बच्चा कोरी प्लेट या कोरी स्लेट नहीं है। बच्चा जब स्कूल आता है तो एटलीस्ट वो इतना जानता है कि अपने बारे में जो है आपको इंट्रोडक्शन करवा सकता है, थोड़ा बहुत उसको जो है टॉपिक से रिलेटेड यानी सॉरी उसको थोड़ी बहुत गिनती छोटा बड़ा ये सारे आ रहे हो तो उसको अपना नाम, पेरेंट्स का नाम, कहाँ से है, क्या है, वो उसको थोड़ा बहुत आ पा रहा होता है, ठीक है। वो खाली डब्बा नहीं होता है जिसमें टीचर भर देगा। तो जो बच्चे के अनुभव हैं, जो बच्चे की मदर टंग है, जो उसकी एक समझ है, ठीक है, उसको आप क्या करोगे, उसे नज़रअंदाज कर दोगे? जी नहीं, आपको बच्चे का जो अनुभव है आप उसको नज़रअंदाज नहीं करोगे, जो बच्चे का एक्सपीरियंस है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्हें नकार दोगे, ये भी आप नहीं करोगे। उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा या फिर जो है उनकी अपेक्षा की जाएगी, तो उनकी अपेक्षा भी आपको नहीं करनी है। आंसर जो होगा वो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा कि जो है आप उन्हें आगे बढ़ाएंगे। जो बच्चे का एक्सपीरियंस है, अगर वहाँ पे बच्चे के द्वारा कन्फ्यूजन हो रही है, मान के चलिए जैसे क्या होता है, छोटे बच्चे होते हैं जब वो ट्रेन में जो है जा रहे होते हैं, ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो ट्रेन में जब बैठते हैं तो ऐसा फील होता है कि पेड़ जो है वो भी मेरे साथ चल रहे हैं। अब ये क्या है, मिसकॉन्सेप्ट है, ठीक है। बच्चा जो है कंफ्यूज है कि ट्रेन तो चल रही है बट ट्रेन के साथ साथ पेड़ भी चल रहे हैं। अब ये कन्फ्यूजन जो है, ये बच्चा अगर क्लासरूम में आया है, अगर आपसे डिस्कस कर रहा है, तो आपको उसका कन्फ्यूजन दूर करना है, उसको क्लियरली बताना है कि यस ये है, ऐसे है। ये नहीं कहोगे आपको कि आपको तो अक्ल नहीं है, ऐसे क्वेश्चन क्लासरूम में नहीं करने चाहिए, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं। आप आउट ऑफ सिलेबस भी बच्चे के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, जो उसका डाउट है, जो उसका कन्फ्यूजन है, वो आप क्लियर करोगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि बच्चे के जो आउट ऑफ जो सिलेबस होते हैं कन्फ्यूजिंग या फिर जो क्वेश्चन है, वो अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो बच्चा अच्छे से लर्निंग नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग उसी में लगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उसको आप बढ़ावा दोगे, ये आपका एनसीएफ भी कहता है और इंक्लूसिव एजुकेशन भी यही कहती है। आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 22 पे। 22 में कहा है बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी बच्चे जो होते हैं वो कैसे सीख रहे होते हैं, तो चीज़ों को बनाकर व कार्य करके। बिल्कुल सही बात है, जब वो चीज़ें बनाएंगे, क्रिएट करेंगे या फिर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे या फिर वो कार्य करेंगे यानी डूइंग करेंगे, तो वो बेहतर सीखेंगे, क्योंकि उसमें वो क्या है, इन्वॉल्व है, एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। पढ़कर व लिख कर, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप जब लिखोगे पढ़ोगे तभी तो आपकी लर्निंग बेटर होगी। बोलकर व सुनकर ये भी है, क्योंकि आप बोलोगे अपनी चीज़ें, अपनी जो फीलिंग है या फिर अपने जो आपने जो फील किया, आपका जो कन्फ्यूजन है, वो आप बोल के ही माध्यम से जो है सामने वाले को ट्रांसफर करोगे, यानी टीचर से बोलोगे, अभिव्यक्त करोगे। सोच कर व मनन करके, यानी आप तर्क वितर्क भी करोगे, चिंतन भी करोगे, यस कि इसका आंसर ये ना होकर के ये हो सकता है। जैसे पहेलियाँ, अब पहेलियाँ जो क्लासरूम में होती हैं, छोटे क्लासरूम में ज़्यादा होती हैं। अब ऐसे में क्या होता है, बच्चा सोचने और मनन करने की, उसकी जो कल्पना करने की जो शक्ति होती है वो बेटर हो रही होती है। ऐसे में क्या है, पहेलियों में उसको इंटरेस्ट भी आता है
और साथ ही वो कल्पनाएँ भी करना शुरू करता है, मनन करता है, सोचता है, समझता है, तर्क करता है कि अच्छा इसका आंसर ऐसा नहीं ये हो सकता है, अच्छा ऐसी चीज़ कौन-सी दिखती है, ठीक है? तो ये क्या है पहेलियाँ जो होती हैं बच पहेलियों के माध्यम से बच्चे में तर्क करने की क्षमता, कल्पना करने की क्षमता, मनन करने की क्षमता डेवलप हो रही होती है, ग्रो कर रही होती है। इसीलिए जो है जो भी एक्टिविटी के दौरान बच्चे की लर्निंग के दौरान जो भी एक्टिविटी प्लान की जाती हैं या फिर जो भी बुकों में लिखा हुआ है या फिर जो भी जैसी बुकें डिजाइन की गई हैं ऐसे ही नहीं है, कुछ ना कुछ उसके पीछे रीजन है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं कि जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं हम जो अल्फा बीटा ये जो है कॉस थीटा साइन थीटा इसका कोई जो है रियल लाइफ में प्रयोग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल भी रियल लाइफ में प्रयोग नहीं है। अब जो रिलेशन है या फिर जो आप घर में हो तो आप साइन थीटा और कॉस थीटा के थ्रू आप अपना रिलेशन बेटर नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है जो हम ये पढ़ते हैं, जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम तर्क करते हैं, इससे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही होती है, ठीक है? समझने की क्षमता जो है बेहतर हो रही होती है। तो उसी प्रकार जो है जब छोटे क्लासों में पहेलियाँ डाली जाती हैं, पहेलियाँ होती हैं, तो पहेलियों के माध्यम से बच्चा इंटरेस्ट ले रहा होता है और इंटरेस्ट लेने के साथ-साथ उसकी कल्पना शक्ति जो है बेटर हो रही होती है। सोचने समझने की क्षमता भी उसकी बेहतर हो रही होती है, ठीक है? तो इसीलिए जो है क्या है सोचने व मनन करने इसके भी माध्यम से बच्चा सीख रहा होता है। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन जो है पॉजिटिव दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर 4 ऑप्शन ही सही होगा आपका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा। आंसर होगा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में कहा है कि किस कक्षा कक्ष में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे, यानी कौन सी ऐसी क्लासरूम है जिसमें विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीखेंगे। तो शिक्षक ज्ञान के निष्क्रिय जो है स्थानांतरीकरण पर बल देता है, तब बच्चे जो है बेहतर ढंग से सीखेंगे। या फिर शिक्षक मानता है कि केवल उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे ही शैक्षिक कार्य में अच्छा कर सकते हैं, यानी जिनकी बुद्धि लब्धि बेटर है 110 140 प्लस यानी 120 प्लस 130 प्लस है वही बेस्ट बेस्ट करेंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। यहाँ पर है शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है, या फिर सभी यानी शिक्षक सभी बच्चों के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करते हैं, तो सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर आंसर थर्ड ऑप्शन ही होगा कि शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार, यानी बच्चे जिस हिसाब से सीख रहे हैं, जिस वेग में वो सीख रहे हैं, जिस जो है फ्लो में वो सीख रहे हैं, आप उनको उसी फ्लो में सीखने की अनुमति दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो। तो ऐसे में जो है आंसर आपका थर्ड ही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 24 पे। 24 में कहा है कि जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर ये आपको बताना है, यानी कि अनुभवों को कक्षा में शामिल कर रहे हैं, बच्चे के जो भी अनुभव हैं, जो भी एक्सपीरियंस है, और सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से उदाहरण देता है, यानी कि जो भी बच्चा जिस भी इन्वायरमेंट से रहा है उसी हिसाब से जो है वो टीचर एग्जाम्पल दे रहा है। तो ऐसे में क्या है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करेगा, यानी अपनापन आ रहा है या फिर हीनता आएगा, क्रोध आएगा या फिर अलगाव आएगा। तो देखिए अगर बच्चे के जो अनुभव हैं आप उनको इंक्लूड करोगे तो वैसे भी बच्चा जो है इंक्लूडेड महसूस करने लगेगा, वो खुश हो जाएगा, ठीक है? तो अलगाव की तो बात नहीं आएगी यहाँ पर। क्रोध भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप उसी की बात को अप्रिशिएट कर रहे हो, उसकी बात को क्लासरूम में मान रहे हो, रख रहे हो, तो उसको क्रोध आना नॉर्मल मतलब क्रोध आना आएगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। हीनता भी नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके जो एक्सपीरियंस है, जो भी अनुभव है, आप उसको इंक्लूड कर रहे हो। इंक्लूड करने के साथ साथ बच्चा किस बैकग्राउंड से रहा है आप वहाँ से एग्जाम्पल ले रहे हो, तो उसको और इंटरेस्ट आएगा। तो वो क्या है, अपनापन फील करेगा कि हाँ यस क्लासरूम मेरी अपनी है, टीचर मेरे अपने हैं। उसको अपनत्व की भावना आएगी, वो बेस्ट सीखेगा और उसको क्लासरूम में अच्छा भी लगेगा। तो इसीलिए कहते हैं हर बच्चे के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए हमको एग्जाम्पल लेने हैं। तो इससे क्या होगा, हर बच्चे का जो अनुभव है, जो भी थिंकिंग है, आप उसको क्लासरूम में जब इंक्लूड करोगे हर बच्चे की, तो उससे हर बच्चा अपनत्व की भावना आएगी, हर बच्चा अपने आप को अपने यानी फील करेगा कि यस क्लासरूम अपनी है, यहाँ पर हर जो है मेरी जो थिंकिंग है, जो मेरा अनुभव है, मेरे बैकग्राउंड को ध्यान में रखा जा रहा है, ये मुझे अलग थलग नहीं किया जा रहा है। आंसर यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन होगा।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 25 पे। 25 में कहा है समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है ये किससे आपकी बेटर होगी, ये आपको बताना है। तो तार्किक सोच से यानी क्रिटिकल थिंकिंग से आएगी, या फिर निष्क्रिय अनुसरण यानी आप सभी के लिए एक जैसा रूल फॉलो करते जा रहे हो, प्रॉब्लम जैसी भी रही हो आप सबके लिए एक ही जैसे नियम को फॉलो फॉलो करोगे तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी? जी नहीं, क्योंकि जब प्रॉब्लम एक जैसी नहीं है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी एक जैसा नहीं होगा। प्रति जो है क्रिया सेट ये भी नहीं होगा कि सबके जैसे ही आप जो है सीखते जा रहे हो। कार्यात्मक स्थिरता ये भी नहीं होगा। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि तार्किक सोच, आप तर्क वितर्क करोगे, आप जो है तर्क वितर्क करोगे, आप समझोगे हर पक्ष के बारे में कि यस ये प्रॉब्लम कहाँ से आई है, क्यों प्रॉब्लम है, क्या इसका सॉल्यूशन है, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड मेरे पास्ट में कोई प्रॉब्लम रही है या नहीं रही है, अगर रही है तो उससे कुछ अनुभव मिला होगा, उसको आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। क्योंकि आपको वहाँ जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए हर पक्ष को बहुत डिटेल में बारीकी से समझना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक तर्क वितर्क नहीं करोगे, जब तक आप प्रैक्टिकल थिंकिंग जो है अप्लाई नहीं करोगे, आप ये नहीं कर सकते, यानी कि एनालॉजिकल थिंकिंग। आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 26 पे चलते हैं। 26 है बच्चों की भ्रांतियाँ त्रुटियाँ, यानी जो बच्चे में मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो त्रुटियाँ हैं, जो मिस्टेक है, जो एरर है, उसको आप क्या करोगे? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो है बेहद हानिकारक है, यानी इससे लर्निंग प्रभावित होती, इफेक्ट डालती है। जी नहीं। बच्चों के जो है अविवेक चिंतन को दर्शाती है, या फिर बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती है, या फिर वयस्कों से उनकी हीनता को दर्शाती है। जी नहीं। अविवेक चिंतन यानी कि बच्चे सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रखते हैं, ये भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि बच्चे के द्वारा जो भी कंफ्यूजन है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी जो है डाउट है, जो भी एरर है, जो भी गलतियां हैं, उनके माध्यम से हमको क्या पता चलता है, बच्चे में झांकने का मौका मिलता है, बच्चे की सोच का पता चलता है कि बच्चे की थिंकिंग कैसी है इस टॉपिक को लेकर। मान के चलिए कोई एक टॉपिक आपने डिस्कस किया क्लासरूम में, अब उससे रिलेटेड जब आपने पूछा, या फिर बच्चे में कन्फ्यूजन हुई, या फिर बच्चे ने कुछ गलत समझा, मान के चलिए आप तो समझा कुछ और रहे थे, बट सब बच्चे ने क्या हुआ समझ कुछ और लिया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कहना कुछ और चाहते हो बट सामने वाला समझ कुछ और लेता है। तो ऐसे में आप क्या करोगे? जो उसकी गलतियां रही हैं, जो भी उसकी एरर है, जो भी मिसकॉन्सेप्ट बना हुआ है, जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी कन्फ्यूजन है, उसके माध्यम से आपको ये पता चलता है कि यस बच्चा कहाँ पे मिस्टेक कर रहा है, कहाँ पे उसको जो है वो समझने की गलती कर रहा है, कहाँ पर वो चीज़ों को गलत समझ पा रहा है, और उसकी लर्निंग बेटर हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ये मतलब आपने कुछ टॉपिक शुरू किया, मान के चलिए साइंस की क्लास चल रही थी, बट बच्चा क्या है मैथ के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें क्या है आपको पता चलेगा कि बच्चे का दिमाग कहाँ था, क्लासरूम में तो नहीं था। अगर क्लासरूम में होता तो समझ जाता। तो जो कन्फ्यूजन है, जो भ्रांतियां, इससे ही बच्चे के सोचने समझने की क्षमता, जो उसकी जो सोच है उसमें झांकने का काम करती हैं। लर्निंग अगर हो रही है तो त्रुटियां होंगी, एरर होंगे। अगर लर्निंग नहीं हो, यानी अगर एरर नहीं है, गलतियां नहीं है, तो लर्निंग नहीं हो रही है, सिंपल सी बात है। ये ध्यान रखना, लाइफ में अगर किसी ने कोई गलती की है तो उसने कुछ सीखा है, अगर किसी ने कोई गलती नहीं की है इसका मतलब उसने लाइफ में कुछ भी नहीं सीखा है। इतना आप सिंपल सी बात समझिए। आप खुद पर अप्लाई करिए। आप रूम से बाहर ही मत निकलिए। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, ना तो आपके पास फ़ोन है, ना तो आपको पढ़ाई करनी, ना तो आपको कोई काम करना है, कुछ नहीं करना, ए टू जेड। आप चुपचाप अपने रूम में हो, तो उस दिन कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि आपको कोई काम ही नहीं है, आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, फ्री हो, बैठे हो। लेकिन अगर आपको कोई काम करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको कोई वर्क है, कोई घर का काम है, कोई बाहर का काम है, तो उसके द्वारा जब आप काम कर रहे होगे, आप पढ़ाई कर रहे होगे, तो मिस्टेक होगी। आप कोई ऑफिस वर्क कर रहे हो तो गलतियां होंगी, आप कोई बाहर का वर्क कर रहे हो तो गलतियां होंगी। यानी आप सीख भी रहे हो तो सीखने के दौरान एरर होंगे, गलतियां होना नॉर्मल सी बात है। आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 है कि डैश डैश इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली जो है हो गई हैं, तथा उसका जो है उसकी रुचि की नहीं है, ये आपको बताना है। यानी बच्चा क्या है, यांत्रिक व दोहराव काफ़ी रिपीट हो रही हैं, तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा, क्योंकि बच्चे का उसमें इंटरेस्ट आ नहीं रहा, वो चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो ऐसे में जो है इस बात का संकेत है, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ बच्चा जो है बोरिंग महसूस कर रहा है।
आनंद आएगा। तो आनंद अगर उसको आ रहा तो उसको इंटरेस्ट होना चाहिए, बट बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि बार बार दोहराई जा रही हैं चीज़ें। उत्सुकता भी नहीं होगी क्योंकि बार बार जब रिपीट हो रहा तो एक टाइम बाद इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होगा। उत्साह भी नहीं होगा, ऊब है, बच्चा बोरिंग महसूस कर रहा है, बर्डन हो रहा है उसको कि बार बार वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं जिससे उसका इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 पे आदर्शन और रीजन का क्वेश्चन दिया गया है। कहा इसमें ये गया है कि बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। यानी आप उसमें डर पैदा कर रहे हो कि नहीं तुमको तो ये पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो इतने डंडे पड़ेंगे। बच्चे को पनिशमेंट के द्वारा या फिर किसी के भी माध्यम से आप उसको जो है डर, जो बच्चे में डर पैदा कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना क्योंकि इसके दौरान आप लर्निंग नहीं करवा सकते। एक एक दिन बच्चा डरेगा, 2 दिन बच्चा डरेगा, डंडे के माध्यम से पढ़ाई कर लेगा, लेकिन तीसरे दिन कहेगा कोई बात नहीं आप डंडे मार लो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो किसी भी डर से हम अगर कुछ भी काम कर रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद वो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर हमको इंटरेस्ट आ रहा है तो लॉन्ग टाइम चलेगा। तो यहाँ पर जो तर्क दिया गया, रीजन दिया गया है कि इनाम और सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहतर प्रभावशाली है, तो ये भी आपका गलत होगा क्योंकि इनाम और सजा इससे लर्निंग बेहतर नहीं होती बल्कि जो लर्निंग है वो रुक जाती है। क्योंकि बच्चे को अगर पनिशमेंट दे रहे हो तो भी उसमें हीनता की भावना आएगी, और अगर बच्चा बेटर कर रहा है तो आप उसको जो है प्रोत्साहित कर रहे हो, उसको जो है पुरस्कार दे रहे हो, रिवॉर्ड दे रहे हो, तो कब तक आप उसको दोगे और कब तक बच्चा उसके लिए वर्क करेगा। तो ये भी जो है पॉजिटिव नहीं है, यानी आदर्शन भी गलत दिया गया है और रीजन भी यहाँ पर गलत है। तो आंसर होगा ए और आर दोनों क्या है, गलत हैं। आंसर 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर बाकी ऑप्शन भी गलत होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 पे 29 में कहा है निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। यहाँ पे ये पूछा गया है इसमें कौन सा ऑप्शन है जो लर्निंग को प्रभावित कर रहा होता है, लर्निंग पे इफेक्ट डाल रहा होता है। तो विद्यार्थियों की अभिरुचि, जी हाँ बिल्कुल सही है क्योंकि विद्यार्थियों का इंटरेस्ट क्या है वो जो है डिपेंड करता है लर्निंग पर। संकल्पना की कथित जो है प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ, ये जो है सभी प्रभावित करेंगी बच्चे की लर्निंग को। आंसर जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन यहाँ पर सही होगा क्योंकि सीखने सिखाने की जो पद्धतियाँ हैं ये भी हैं, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर ये भी होगा, कल संकल्पना जो है कि कथित जो है प्रासंगिकता ये भी आंसर होगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन होगा क्योंकि बच्चे की लर्निंग को जो है सभी प्रभावित करेंगे तभी जाके बच्चे की लर्निंग बेटर हो पाएगी। आंसर यहाँ पे 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 30 पे। 30 में पूछा है कि निम्न में से कौन सा कथन सीखने की जो है स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच जो है संबंध को सही दर्शाते हैं, ये जो है बताना है। तो कौन जो है सही दर्शाता है स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार के बीच जो संबंध बने हुए हैं। तो व्यक्तिगत कारकों का परिवेश के जो है तत्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या फिर 3 कारक व्यक्ति, वातावरण और व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, या फिर व्यवहार से सामाजिक परिवेश पर शायद ही कभी प्रभाव पड़ता है, जी नहीं। वातावरण की प्रतिपुष्टि से व्यक्ति के आत्मसम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जी नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि वातावरण कैसा रहा है बच्चे के आत्मसम्मान पे प्रभाव पड़ेगा। मान के चलिए अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है, लोग अच्छे से बात नहीं करते हैं, तो बच्चे जो व्यक्ति हैं उसके आत्मसम्मान पर ठेस पहुंचेगी। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है कि जो है तीनों कारक यानी व्यक्ति, वातावरण, व्यवहार व जो है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, जी हाँ, क्योंकि बच्चा किस एनवायरनमेंट में रहा है ये भी प्रभावित होता है कि बच्चा कैसा है, क्योंकि जैसा इन्वायरमेंट रहेगा व्यक्ति वैसा ही बनता चला जाएगा। ठीक है, तो उसका व्यवहार भी प्रभावित होगा, साथ ही साथ बच्चा किस इन्वायरमेंट से है उसी हिसाब से उसका जो है व्यवहार बन पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सेकंड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, ये ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखती हूँ क्योंकि 15 क्वेश्चन इसके पहले हमने कंप्लीट किए थे, आज मैंने 15 ही कंप्लीट कर लिए, यानी 30 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हुए, पूरा एक सेट जो है मैंने डिस्कस कर लिया। तो कमेंट में बताइएगा कि आपके क्वेश्चन के आंसर कितने सही हुए हैं। आज के लिए इतना ही रखती हूँ, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिएगा। ये क्लास 3 बजे मिलती है तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी करिएगा। थैंक यू।